हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल 3D BSc क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले लेक्चर नंबर 2 यूनिट 3 का। यूनिट 3 क्या चल रही थी हमारे पास? इनएडुकेंसीज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स की क्या क्या सीमाएं थी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले कल चिंकी नहीं आई थी, चिंकी ने मेरे पास चिंकी कुछ लेकर आई है आपके लिए। चिंकी क्या बोले, पहले चिंकी की बात सुनते हैं। चिंकी बोल रही है कि सर, यस्टरडे आई वाज एब्सेंट बट आई हैव सीन द लेक्चर, प्लीज गिव ए क्विक रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास। एज चिंकी को भी थोड़ा सा कुछ डाउट है कल की क्लासेस में, और थोड़ा डाउट आपको भी होगा सर, कुछ कल लास्ट में एकदम से थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो गई, कुछ समझ में नहीं आ पाया। तो थोड़ा सा कल वाला रिवीजन करते हैं, आज के बाद ज़्यादा आगे पढ़ेंगे। फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कल का बेसिक्स समझते हैं। कल हमने क्या किया था, क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में आखिर है क्या। तो कल हमने देखा था कि कैसे स्टार्ट करते हैं। ये तो बेसिक था कि लाइट हमारे पास डुअल नेचर होता है, तो सबको पता होता है लाइट में डुअल नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है और हमारे पास पार्टिकल नेचर भी होता है। तो वेव नेचर और डुअल नेचर को समझाने के लिए न्यूटन आए, हाइजेंस सर आए, और फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट में किसने थ्योरी दी, प्लैंक्स ने बता दिया कि हमारे पास पार्टिकल के लिए भी चलता है। और दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही थे कि वेव की तरह भी चलता है और पार्टिकल की तरह भी चलता है, क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी से उसकी सारे हमारे पास उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको डिफाइन नहीं कर सकते। लाइट की जितनी भी थी, जैसे हमारे पास इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन हुआ, तो ये किससे होंगे, ये वेव थ्योरी से होंगे। पोलराइजेशन भी वेव थ्योरी से होगा। और हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज थी जो उससे होंगी, वो क्या था हमारे पास, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, ये सब क्या थी हमारे पास, ये उसके पार्टिकल नेचर को शो करती हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। तो फिर कल हमने स्टार्ट किया था अपना ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और हाँ, कल मैंने एक टर्म यूज कर दी, कल चिंकी बता रही थी, सर आपने थोड़ा सा यूज कर दिया कि सर आपने ये बोल दिया कि न्यू फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। वो न्यू फिजिक्स नहीं, वो न्यू फिजिक्स ब्रांच बोलना था मुझे, कि न्यू फिजिक्स ब्रांच की जनरेशन हुआ। और ये क्वांटम मैकेनिक्स भी नहीं बोल सकते, इसको हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ये सब जो हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स के उसमें पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वांटम प्रिंसिपल का यूज होता है कि क्वांटम्स के अकॉर्डिंग क्या क्या माना गया। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या था कि हमारे पास हर बॉडी क्या करती है, रेडिएशन इमिट करती है और एब्जॉर्ब करती है। तो ब्लैक बॉडी क्या था, ब्लैक बॉडी तो सिंपल ये था कि एक ऐसी बॉडी जो ऊपर पड़ने वाली सारी लाइट को या सारे रेडिएशन को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, 100% एब्जॉर्ब कर ले। जैसे सपोज करो मेरे पास कोई बॉडी है और इस पर बस मैंने क्या डाल दी, इसके ऊपर कुछ लाइट डाली, तो वो लाइट जो भी हो, जितनी भी लाइट हो, उसका 100% क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी अपने अंदर। तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। लेकिन ऐसी रियल बॉडी, मतलब रियल परफेक्टली बॉडी रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो उसके लिए साइंटिस्ट फेरी उन्होंने देखा कि हम ऐसी 100% तो नहीं, उन्होंने एक ब्लैक बॉडी बनाई जो 96% एब्जॉर्ब कर रही थी लाइट को। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या बनाया था कि एक ऐसे सर्कुलर पार्ट लिया, उसके अंदर कैविटी, कैविटी का हम लोग खाली जगह छोड़ी और छोटा सा होल कर दिया। उस होल में क्या काम किया, एक अंदर क्या लगा दिया, डेल्टा लगा दिया। डेल्टा से क्या होता है, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ। जैसे लाइट इस पर पड़ी, यहाँ से डिफ्लेक्शन हुआ, डिफ्लेक्शन होने के बाद ये लाइट यहाँ टकराई, तो जहाँ जहाँ ये पॉइंट पर टकराती रही, जिस जिस पर यहाँ पर, यहाँ से गई यहाँ टकराई, यहाँ टकराती क्या हुआ, जैसे धक्का लगा ये इसके अंदर चली गई, आधी लाइट अंदर चली गई, एब्जॉर्ब हो गई। फिर थोड़ी जो लाइट बची वो बोली कि मैं थोड़ा और घूम के आती हूँ, वो थोड़ा और घूमने गई, लेकिन वो जाएगी कहाँ से, जेल में कैद थी, तो इस जेल में कैद होने की वजह से वो क्या गई, दोबारा धक्का लगा, थोड़ी दोबारा एब्जॉर्ब हो गई। फिर इस तरीके से धीरे धीरे वो इस तरीके से एब्जॉर्ब होते होते कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गई। ऐसा नहीं कि 100% एब्जॉर्ब हो गई, कुछ लाइट बाहर भी निकल गई, कुछ लाइट हमारे पास एब्जॉर्ब ना होकर कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होकर बाहर भी आई, लेकिन 96% ऑफ द लाइट क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। तो इस बॉडी को क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। अब इसके ऊपर फिर देखा गया जैसे एब्जॉर्ब कर दिया इसी तरीके से इमिट भी कर रही होगी, तो इसी से रीजन बना कि फिर हमारे पास की जो गुड एब्जॉर्बर होते हैं वो क्या होते हैं, गुड इमिटर्स भी होते हैं। ये तो आपने पढ़ा ही होगा 12th में कि गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स। तो ये देखा गया कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन इमिट कर रही है वो किस टाइप की रेडिएशन इमिट कर रही है, क्या क्या उसकी फंक्शन, मतलब किसकी क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो इसको पढ़ने के लिए फिर ग्राफ ड्रॉ किया गया था। किस किस के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया था, देखो ग्राफ ड्रॉ करके दिखाते हैं, एक सेकेंड। तो हमारे पास ये ग्राफ ड्रॉ किया गया था किस किस के बीच में, हमारे पास जो रेडिएशन इंटेंसिटी है, यानी कि इसको हम बोलते हैं, इसको बहुत सारे नाम से बोल सकते हैं, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है। या फिर हम बोल सकते हैं कि एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है लैम्डा वेवलेंथ पर, ई लैम्डा। या फिर इसको हम बोलते हैं म्यू से डिनोट करेंगे, म्यू। ठीक है, तो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बीच में जो रेडिएशन इंटेंसिटी और
वेवलेंथ के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया गया वो कुछ इस तरीके से आया। किस तरीके से? जब हमने ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर रखा कितना, 2000 केल्विन। एक मिनट से कलर चेंज कर लेते हैं। जब हमने टेम्परेचर कितना रखा इसका, 2000 केल्विन, तो हमारे पास ये कुछ ग्राफ इस तरीके से आया कि यहाँ से रेडिएशन निकलनी स्टार्ट हुई इतने वेवलेंथ पर। कितने पर? लगभग लगभग ये नैनोमीटर में तो 0.5 नैनोमीटर से स्टार्ट हुई, जीरो से चलना, और ये कुछ पीक तक गया। फिर उसके बाद जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ाते गए उसके बाद फिर उसकी क्या होगी, रेडिएशन की एनर्जी कम होती गई। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग के वेवलेंथ में और बाद की वेवलेंथ में क्या हो रही थी, एनर्जी कम हो रही थी, लेकिन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के रीजन में वो एनर्जी बढ़ रही थी, और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर उसकी एनर्जी की मैक्सिमम क्या आ रही थी, वैल्यू आ रही थी। क्लियर है? फिर उसके बाद दूसरी टेम्परेचर पर देखा गया, तो टेम्परेचर पर देखा कि जो मैक्सिमम वैल्यू पहले आ रही थी वो क्या हो गई, थोड़ी सी शिफ्ट हो गई। किधर की तरफ शिफ्ट हो गई? शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। देखो इधर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है और इधर क्या हो रही है, वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। तो वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। फिर ऐसे ही और टेम्परेचर बढ़ाया तो वो और डिक्रीज हो गई, इसकी तरफ शिफ्ट हो गई, फिर वो और शिफ्ट हो गई। तो इससे क्या क्या देखा, इससे फिर हमारे पास वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ और वीन साइंटिस्ट ने देखा, और हमारे पास स्टीफन्स ने भी देखा कुछ। फिर इसके ऊपर ये क्या ग्राफ आ रहा है, इस ग्राफ की स्टडी की। तो वीन्स ने क्या बताया कि ये जो हमारे पास ये ग्राफ आया इस तरीके से, कलर नहीं दिख रहा है चिंकी बोले से, कलर नहीं दिख रहा है, एक मिनट, मैं बस एक ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ किसी पर्टिकुलर पर। तो पर्टिकुलर जीरो से स्टार्ट किया, कुछ ग्राफ इस तरीके से आया और वो ये यहाँ से इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास और भी ग्राफ आया होगा, वो कुछ इस तरीके से आया कि हमारे पास इस तरीके से वो शॉर्टर रीजन की तरफ डिक्रीज होता जा रहा है। सर ये क्यों, मतलब ये क्या था? ये था कि हमारे पास सपोज करो ये जो ब्लैक बॉडी है वो क्या कर रही है, रेडिएशन इमिट कर रही है। इतना सबको पता चल गया? हाँ सर, रेडिएशन इमिट करती है जितमें जिसमें क्या होते हैं, सारी वेवलेंथ्स होती हैं। सारी वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट कर रही है, देख लो सभी वेवलेंथ की। तो सर हमें क्यों नहीं दिखती सभी वेवलेंथ की? क्योंकि हमें कौन सी दिखेगी, हमें तो यही दिखेगी ना। हमारा कौन सा रीजन दिखता है, हमें विजिबल रेज दिखती है, हमें विजिबल रेज दिखती है हमें। फिर इसके पीछे क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज, और इसके पीछे इसके आगे क्या होता है, इंफ्रारेड। तो हम इस रीजन को नहीं देख सकते, हम इस रीजन को नहीं देख सकते, यानी क्या मतलब कि इधर से इधर जाते तो क्या होता है, वेवलेंथ इंक्रीज होती है। तो हमारे पास अगर वेवलेंथ इससे कम होगी तो हमें वो चीज़ नहीं दिखेगी उसकी रेडिएशन, और अगर इससे ज़्यादा होगी तो हमें वेवलेंथ नहीं दिखेगी। लेकिन एक पर्टिकुलर लैम्डा पर हमें वो चीज़ दिखने लगती है। इतना तो समझ में आ गया। अब क्या होता है कि हमें पता है कि ब्लैक बॉडी या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी बॉडी रेडिएशन इमिट कर रही है हमेशा, हर टाइम हर एक बॉडी क्या करती रहती है, रेडिएशन इमिट कर रही है। तो ऑल वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट करती है। तो सबसे पहले तो ये था कि ऑल वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट करती है, लेकिन ये देखा गया कि जैसे वेवलेंथ उसकी बढ़ रही थी तो उसकी एनर्जी मैक्सिमम हो गई। फिर उसके बाद वेवलेंथ और बढ़ने पर उसकी एनर्जी क्या हो गई, मिनिमम हो गई। इसका मतलब क्या कि वेवलेंथ तो हम बढ़ा नहीं रहे, वेवलेंथ उसकी खुद निकल रही है। कि ये कि अगर सपोज करो इसमें 250 एनएम की निकाली, एक 260 एनएम की निकाली, एक 270 एनएम, तो ये कुछ वेवलेंथ है जो रेडिएशन से इमिट हो रही है। तो इस वेवलेंथ पे जो है हमारे पास एनर्जी क्या आ रही थी, वो ज़्यादा निकल रही थी। इस वेवलेंथ पर एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। इस वेवलेंथ पर एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर एनर्जी जो निकल रही थी, रेडिएशन जो निकल रही थी, वो हमारे पास हाइयर वैल्यू निकल रही थी। तो ये देखा गया, और जिस वेवलेंथ पर वो हाइयर वैल्यू निकल रही थी उसको डिनोट किया गया लैम्डा एम से। क्लियर है? और टेम्परेचर ये। तो सर इससे क्या मतलब कंक्लूजन क्या है? तो देखो कंक्लूजन ये निकला कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसका वेवलेंथ क्या हो रही है, हमें इसका मतलब क्या है कि वेवलेंथ हमें ये वाली वेवलेंथ शिफ्ट होती जा रही है इधर की तरफ। तो इससे क्या होगा कि विजिबल रेज में क्या से कलर होते हैं, विजिबल रेज में हमारे पास क्या आता है, विबग्योर। तो इसका मतलब जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये क्या होगा, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ रीजन शिफ्ट होता जाएगा, तो उसका क्या होगा, कलर चेंज होता जाता है। तो इसलिए हमें क्या दिखता है, कलर जब हम किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्टार्टिंग में वो रेड होगा, फिर उसके बाद ऑरेंज होगा, फिर येलो होगा। तो सन का टेम्परेचर देखो होगा कि येलो इस होता है क्योंकि इसका टेम्परेचर लगभग लगभग 5000 केल्विन होता है, और 5000 केल्विन पर ये रीजन येलो पर आकर रुक जाता है। ठीक है, तो इसी ग्राफ से हम क्या पता कर पाते हैं किसी भी कि टेम्परेचर के साथ साथ कैसे किसी बॉडी का कलर चेंज हो जाता है। वो कलर चेंज क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें से जो रेडिएशन निकल रही है वो उस वेवलेंथ की होती है। तो ये हो गया। अब क्या हो गया, ठीक है, तो सिंपल वे में बोलूँ, सिंपल वे में चिंकी चिंकी बोले सर सिंपल वे में लैम्डा और टी के बीच में ये इन्होंने ग्राफ खींचा, ये किस किस के बीच में, एनर्जी और लैम्डा के बीच में।
तो जो ग्राफ आया उस ग्राफ से ये पता चला कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहे थे उसकी जो वेवलेंथ का जो मैक्सिमम वेवलेंथ का रीजन था वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा था। तो उन्होंने रिलेशन बताया कि लैम्डा जो हो रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ रहा है, यानी कि जो लैम्डा इंटू टी का मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है, वो कांस्टेंट वैल्यू को अचीव कर रहा था। और लैम्डा कौन सी? मैक्सिमम लैम्डा। अब आधे बच्चों को कंफ्यूजन होता है मैक्सिमम लैम्डा क्या मैक्सिमम वैल्यू है? नहीं। सपोज करो मेरे पास एक ब्लैक बॉडी से रेडिएशन निकली इसकी 260 mm की, 260 nm की, 260 nm की, 250, 240, फिर 260 की, फिर 240 की, फिर 230 की, 260, 240, 260, 250, 260। सर क्या है ये मतलब कि वेवलेंथ जो उससे रेडिएशन निकल रही है वो इतनी इसकी निकल रही है। तो देखा गया कि मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब जो जितनी बार रिपीट हो रही है, तो बार बार रिपीट कौन सी हो रही थी? 260 एनएम की हुई। ये बस एग्जांपल लिया है कि 260 एनएम वेवलेंथ की रिपीट हो रही है, तो जिसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या निकल रही है? हाई निकल रही है। तो उसी को क्या बोला गया? हम लैम्डा एम बोला गया। अगर यहाँ पर हम सपोज करो 270 की भी निकल रही है तो लैम्डा मैम ये नहीं होगा, मैम नहीं सॉरी एम, लैम्डा एम ये नहीं होगा। लैम्डा क्या होगा? जिसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास हाईएस्ट एनर्जी निकल रही है। तो लैम्डा क्या होता है? जिसके कोरस्पॉन्डिंग हाई एनर्जी निकलेगी। समझ में आ गया लैम्डा एम? क्योंकि और फिर ठीक है, तो उन्होंने रिलेशन बताया कि लैम्डा एम इंटू टी क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ तक हमने कल देख लिया था। ये किसने बताया था? वीन ने बताया था, वीन साइंटिस्ट ने। इसको क्या नाम दिया गया? वीन डिस्प्लेसमेंट लो। तो वीन डिस्प्लेसमेंट किस लिए बोला जाता है? क्योंकि ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, इसको नाम दिया गया वीन डिस्प्लेसमेंट लो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इस ग्राफ के बेसिस पर बहुत सारे साइंटिस्टों में लड़ाई छिड़नी शुरू हो गई कि मेरा ये रिलेशन ये है। उन्होंने क्या बताया? एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टेम्परेचर, इन सब में आपस में रिलेशन देने के लिए बहुत सारे फॉर्मूलेज दिए। तो सबसे पहले कौन किसने? वेवलेंथ वीन्स डिस्प्लेसमेंट ने बताया कि लैम्डा इंटू टी कॉन्स्टेंट होता है। तो ये तो इनका सही था, यहाँ तक यही सही था। फिर उसके बाद हमारे पास कौन आए? फिर उसके बाद हमारे पास रेलिंग्स लॉ आया। फिर हमारे पास कौन आया? विन एक्सपोनेंशियल लो आया। फिर हमारे पास लास्ट में प्लैंक्स लो आया। तो इसमें से सही कौन सा है? सही हमारे पास लास्ट में प्लैंक्स लो निकला, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ लिमिटेशन थी। क्या क्या लिमिटेशन थी? क्या विन डिस्प्लेसमेंट में कोई लिमिटेशन नहीं थी? इसमें भी लिमिटेशन थी। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किसने क्या क्या लॉज दिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना स्टीफन्स लॉ। तो स्टीफन्स लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ, द रेडिएशन एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम, यानी कि जो हमारे पास ब्लैक बॉडी से रेडिएशन निकल रही है उससे जो एनर्जी की जो वैल्यू है उन्होंने बताई कि जो रेडिएशन एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम एट ऑल फ्रीक्वेंसीज, या फिर हम बोल सकते हैं वेवलेंथ। सबसे पहले कल कन्फ्यूजन ये भी था कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, कहीं पर फ्रीक्वेंसी बोलता हूँ कहीं पर वेवलेंथ। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का, यानी रिलेशन जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है हमारे पास। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ बोल रहा हूँ तो बस कितना फर्क होगा कि जहाँ पर मैं हाइयर फ्रीक्वेंसी बोलूँगा उसका मतलब होगा लोअर वेवलेंथ, और लोअर फ्रीक्वेंसी का मतलब हाइयर वेवलेंथ होगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ देखते हैं अब, according to Stephen's law, the radiation energy emitted per unit area in per unit time at all frequencies by a perfectly body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature। मतलब क्या? फिर उन्होंने बताया जो हमारे पास एनर्जी निकल रही है वो क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस बॉडी के टेम्परेचर की फोर्थ पावर के। सपोज करो किसी की बॉडी का टेम्परेचर 2000 है, तो उससे जो एनर्जी निकलेगी वो कितनी निकलेगी? 2000 की पावर 4 के रेसिप्रोकल होगी। तो उन्होंने ये बताया था कि इतने टेम्परेचर पर एनर्जी इतनी निकलेगी। ठीक है, तो और कितनी, तो ये याद रखना कंडीशन क्या थी? पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में। क्लियर है? और किसके लिए बताए थे? पूरी परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। और परफेक्टली ब्लैक बॉडी का मतलब कि वो 100% इमिट कर रही है। याद रखना है किसके लिए? परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। तो इसको जो सोल्व करा तो वो आया E इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4। और वेयर ये सिग्मा क्या था? सिग्मा था कांस्टेंट, और जिसका जो लो देता है उसी के नाम पर मोस्टली कांस्टेंट रख देते हैं। फिजिक्स का लो है, लो नहीं है, ऐसा होता है जनरली कि जो लो देगा उसी के नाम पे कांस्टेंट रख दिया जाता है। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा? स्टीफन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है?
5.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8। यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट तो तुम खुद भी देख सकते हो यहाँ पर, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4। तो ठीक है, सिग्मा की वैल्यू याद रखना 5.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। तो उन्होंने ये रिलेशन दे दिया कि एनर्जी जो होते हैं सिग्मा T⁴ के बराबर होते हैं किसके लिए, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। अगर हमारे पास परफेक्टली ब्लैक बॉडी ना हो, इफ वी हैव एंड नॉर्मल बॉडी बोल सकते हैं, नॉर्मल ब्लैक बॉडी यानी जो 100% इमिट ना करे, तो इसको ब्लैक बॉडी क्यों बोल रहे हो सर, उसको सिंपल बोल सकते हैं नॉर्मल ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए जो एनर्जी होगी वो क्या होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अल्फा T⁴। अब सर ये अल्फा क्या है, ये अल्फा क्या बताता है, अल्फा बताता है कि ब्लैक बॉडी से कितना परसेंट कम है, यानी उसके अल्फा की वैल्यू बताएगा कि कितने परसेंट लाइट इमिट कर रहा है या फिर एब्जॉर्ब कर रहा है। अल्फा क्या बताएगा, लाइट कितनी परसेंट इमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अल्फा अगर गिवन है 0.4 तो इसका मतलब 40% गिवन है, तो यहाँ पर 0.4 पुट कर देंगे इंटू सिग्मा T⁴। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई होगा न्यूमेरिकल्स में, तो जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब इसको देखेंगे। तो स्टीफन्स लॉ बस इतना ही था आज, बस बेसिक लॉज पढ़ने। मेन लॉ हमारे पास प्लैंक्स लॉ है। सेकंड लॉ विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो विंड शोड दैट मैक्सिमम एनर्जी पॉइंट यानी लैम्डा m शिफ्ट टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ रीजन, जो मैंने बताया कि जो पॉइंट था वो शॉर्टर वेवलेंथ रीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता था व्हेन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज रेस्ड। इसका मतलब कि जो लैम्डा इंटू टेम्परेचर था वो कांस्टेंट आया और उसकी वैल्यू क्या थी 2.8 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। तो उन्होंने साथ में ये भी दिखाया कि जो मैक्सिमम लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल थी, टेम्परेचर की पावर 5 के। तो सर कौन सा सही हुआ यहाँ पर, यहाँ देखो सिग्मा T⁴ था और यहाँ पर जो था उन्होंने बताया कि T⁵ के। तो अभी तो सिंपल पढ़ते जाते कि यही बात में पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है। सही तो हमारे पास वही थे, स्टीफन्स लॉ की एनर्जी वही होती है, T⁴ के कोरस्पॉन्डिंग होती है। यहाँ पर विंस थोड़े गलत थे, क्लियर है। तो लेकिन ये वाला इनका सही था। अब क्या हुआ, इसकी लिमिटेशन क्या थी, सो लिमिटेशंस, या फिर लिमिटेशंस पढ़ने से पहले इसका दूसरा लॉ पढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल लॉ। यहाँ पर हमारे पास वीन्स एक्सपोनेंशियल लॉ, इससे समझ में आएगा अब आगे का। चलिए वीन्स ने दो लॉ दिए, हमें कौन सा लिखना है। आपको हमेशा अगर वीन्स लॉ पूछेगा सिंपल तो हमें बताना है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अगर बोलेगा कि इक्वेशन बताओ कि एनर्जी के बीच में जो रिलेशन दिया था, तो हमें ये वाली इक्वेशन लिखना है जो मैं बताने वाला हूँ। तो वीन्स ने कैलकुलेटेड की थी, कैलकुलेटेड द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। उन्होंने कौन सी एनर्जी कैलकुलेट की थी, पर यूनिट वॉल्यूम एट फ्रीक्वेंसी रेंज एफ एंड डी एफ प्लस डी एफ। अब ये क्या है एफ एंड एफ प्लस डी एफ, देखो हमारे पास अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ वो वाला, तो ये था लैम्डा यहाँ था और म्यू ये था। ग्राफ कुछ एक ही टेम्परेचर पर ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से था, ठीक है। तो ये किस किस के बीच था, म्यू और लैम्डा के बीच में। अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना है म्यू और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो वो क्या ग्राफ आएगा, पहले वो देख लेते हैं। हमारे पास म्यू वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, तो इसको भी याद रखना, कई बार इसको ही पूछ लिया जाता है। तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसका अपोजिट होती है। तो इसका मतलब जो वेवलेंथ जो थी शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा था, तो इसका मतलब क्या, हायर फ्रीक्वेंसीज की तरफ शिफ्ट होगा। तो मतलब क्या, मतलब ये कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा हमारे पास, ये यहाँ पे 0, फिर ये थोड़ा इधर जाके इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये थोड़ा इधर आके इधर शिफ्ट हो जाएगा, और फिर ये थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये पूरा नीचे तक आएगा। तो ये टेम्परेचर T1, सेम ग्राफ है वही वाला T2, T3, T4, और ये क्या आएगा हमारे पास, ये जो लाइन आएगी वो इस बार इस तरीके से आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम वही है कि हमारे पास लैम्डा और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जहाँ पर वो क्या शिफ्ट हो रहा था, वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा था, शॉर्टर वेवलेंथ। तो इसका मतलब क्या होगा, वो हायर फ्रीक्वेंसीज की तरफ शिफ्ट हो रहा था, तो वो किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, हायर फ्रीक्वेंसीज की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि ग्राफ किस में दिया हुआ है, कि कई बुक्स में ऐसा ग्राफ सर ये लाइन इधर दी होती है, कहीं पर ये, तो वो लैम्डा और एफ पर डिपेंड करता है किस किस के बीच में ग्राफ ड्रॉ हुआ है। तो हमने क्या माना है, इस ग्राफ को अब यहाँ पर आते हैं,
ये जो ग्राफ प्लॉट किया हमने, प्लॉट किया म्यू और एफ के बीच में, सॉरी म्यू और एफ के बीच में, और कुछ रीजन पर, सपोज करें यहाँ फ्रीक्वेंसी एफ थी और इसके पर्टिकुलर रीजन पर, इस वाले रीजन में डी एफ पर, तो ये फ्रीक्वेंसी रीजन क्या हो जाएगा, एफ प्लस डी एफ। यहाँ पर जब ये डी ए वाला रीजन क्या था हमारे पास, ये रीजन था डी एफ, तो ये वाला रीजन क्या हो जाएगा हमारे पास, डी एफ प्लस एफ, यानी एफ प्लस डी एफ। तो हमने एफ प्लस डी एफ के रीजन में क्या की, द रेडिएशन विद इन द ब्लैक बॉडी कैविटी, जो रिलेशन दिया म्यू एफ टी। सर म्यू एफ टी का मतलब क्या है, म्यू एफ टी का मतलब है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन विद किसका, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो ये क्या था वो हमारे पास, ए एफ क्यूब ई की पावर माइनस बीटा, एक सेकेंड में शायद मिस हो गया माइंड से, सही है एकदम, बस यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, माइनस बीटा एफ बाई टी। तो ये रिलेशन दिया था उन्होंने कि जो हमारे पास एनर्जी है वो क्या होती है, ए एफ क्यूब ई की पावर माइनस बीटा एफ बाई टी होती है। तो अगर कोई पूछे कि वीन्स ने क्या बताया एनर्जी के बारे में, तो ये बताया। इसको अगर हमें उसमें लिखना हो लैम्डा की फॉर्म में तो कैसे, अब देखो इसको यही सीख लेना, अगर हमें फ्रीक्वेंसीज में गिवन है तो लैम्डा के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, और लैम्डा के टर्म्स में गिवन है तो फ्रीक्वेंसीज में कैसे लिखेंगे। तो एज, क्योंकि पूरे चैप्टर में, क्योंकि मैं बार बार नहीं लिखूंगा, या तो मैं फ्रीक्वेंसीज के टर्म्स में लिखूंगा या लैम्डा के टर्म्स में लिखूंगा, सही दोनों ही है। देखो एज हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी होती है एफ, वो होता है सी बाय लैम्डा। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, जो रिलेशन था वो डी एफ के रीजन में था, तो एफ से डी एफ, तो यहाँ पर डी एफ और लगा देंगे। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डी एफ की वैल्यू और चाहिए, तो यहाँ पुट करेंगे डी एफ, एंड इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे सी बाय लैम्डा का, वो आएगा माइनस सी बाय लैम्डा स्क्वायर। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने पर ये हो जाएगा म्यू एफ टी डी टी को अभी मैं सिंपल म्यू लिखते हुए चल रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू लैम्डा, ठीक है, इंटू डी लैम्डा, और माइनस, माइनस क्यों आया यहाँ पर, माइनस इसलिए आया कि ये क्या डिनोट कर रहा है कि फ्रीक्वेंसीज के अपोजिट होता है, यानी फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है लैम्डा। तो म्यू लैम्डा इंटू डी लैम्डा इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट था वो ऐसे ही रहेगा, एफ क्यूब की जगह पर सी बाय लैम्डा का क्यूब इंटू ई की पावर माइनस बीटा एफ, एफ की जगह पर सी बाय लैम्डा डिवाइड बाय, और क्या है यहाँ पर हमारे पास, माइनस बीटा एफ की जगह पर सी बाय लैम्डा कर दिया है, डिवाइड बाय टी, यहाँ पर डिवाइड बाय टी इंटू डी एफ, और डी एफ की जगह पर माइनस सी बाय लैम्डा स्क्वायर। तो माइनस से माइनस कटा, तो बच गया क्या, म्यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू ए सी की पावर 4, एक सेकेंड, ए सी की पावर क्या हो जाएगा यहाँ से, सी इंटू सी, सी की पावर 4 बाय लैम्डा की पावर 3 और प्लस 2, लैम्डा की पावर 5 इंटू ई की पावर माइनस बीटा लैम बीटा, देखो सी बाय लैम्डा है ना यहाँ पे, तो ये लैम्डा नीचे चला जाएगा, एक सेकेंड, माइनस बीटा, ये बीसा लग रहा है, पहले इसको सही बना दो, माइनस बीटा नीचे चला गया बाय लैम्डा टी इंटू सी, यहाँ पर लैम्डा टी इंटू सी। अब ये सी का क्या खेल है, सी का खेल ये है कि जब तुम इसका एक्सपेंशन करोगे ना, ई की पावर सी का, ये क्योंकि नेगेटिव में है तो इसको नीचे लेके जाओगे, फिर ई की पावर सी का एक्सपेंशन करोगे तो उससे सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम सिंपल लिख देंगे, सी से दिखाएंगे नहीं इसको, कि ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 ई की पावर माइनस बीटा बाय लैम्डा टी। तो ये रिलेशन होता है लैम्डा और इसमें, साथ में क्या चलेगा यहाँ पर, डी लैम्डा, डी लैम्डा। तो डी लैम्डा कहाँ से आया, मैंने यहाँ पे डी लैम्डा शायद लिखा नहीं है, मैंने सी स्क्वायर डी लैम्डा, क्योंकि लैम्डा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी एफ बाई डी लैम्डा आएगा, लैम्डा इधर हो जाएगा। तो ये हो गया डी लैम्डा के बीच में रिलेशन। तो ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, वीन एक्सपोनेंशियल लो था, वेयर ए और बीटा क्या है यहाँ पर, ए एंड बीटा कॉन्स्टेंट है। तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से एनर्जी निकल रही है। तो यहाँ पर एनर्जी क्या है, लैम्डा की पावर 5 का रेसिप्रोकल है। अब इसकी लिमिटेशन क्या थी, लिमिटेशन देखो, लिमिटेशन सिंपल है कि इट इज ओनली वैलिड फॉर शॉर्टर वेवलेंथ। तो शॉर्टर वेवलेंथ मतलब अभी बताते हैं कि जो ये जो हमारे पास रिलेशन दिया ना इन्होंने, ए म्यू लैम्डा डी लैम्डा अपॉन ए की पावर लैम्डा 5 दिस, तो ये कहाँ तक वैलिड था, ये तब तक वैलिड था जब तक लैम्डा की वैल्यू
छोटी थी, यानी कि लैम्डा की वैल्यू स्मॉल लैम्डा पर ये पूरा एकदम हमारे पास ट्रू था। लेकिन जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यूज बढ़ाते गए, मतलब क्या हुआ देखो इस तरीके से समझो इसको, ग्राफ था ना ये यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ तक जो था इस रीजन तक क्या हो रहा है, ये हमारे पास बढ़ रहा था, फिर उसके बाद क्या हुआ, ग्रेजुअली ड्रॉप हुआ, यानी कि नीचे गिरना लग गया। तो जब तक बढ़ रहा था ये ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, तो वीन सर एकदम खुश थे कि सर मेरा लो वैलिड हो रहा है, मेरा लो वैलिड हो रहा है, खुश हो रहे थे। लेकिन जैसे ही इसके बाद लैम्डा बढ़ना शुरू हुआ, लैम्डा एम के बाद उनका क्या होना, यहाँ क्या होना चाहिए, ग्राफ में ड्रॉप आया था, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली क्या आ रहा था, इनके ग्राफ में ऊपर ही जाया जा रहा था, वो आगे की तरफ ही बढ़ता जा रहा था। तो वो उस बात को नहीं समझा पाया कि ग्रेजुअली ड्रॉप क्यों आया है ग्राफ में, ठीक है। तो वो कहाँ तक के लिए वैलिड था, शॉर्टर वेवलेंथ, या फिर हम बोल सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसीज। क्लियर है अब? तो लिमिटेशन भी पूछ ली जाती है कि लिमिटेशन बताओ वीन्स लो की कहाँ तक थी, तो वो कहाँ तक थी हमारे पास, शॉर्टर वेवलेंथ या फिर हाई फ्रीक्वेंसीज तक ये वैलिड था। उसके बाद ये नहीं बता पाए कि ग्रेजुअली ड्रॉप क्यों हो पा रहा है, इस ग्राफ में ग्रेजुअली ड्रॉप किस लिए आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, रेलिंग जीन्स लो। अब इसको समझाने के लिए हमारे पास नए साइंटिस्ट आए, कि वो आए बड़े ही धाकड़ से उसमें, कि हमारे पास विन से कुछ नहीं हुआ, अब हम करते हैं। और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि सबसे पहले उनकी इक्वेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड रेलिंग एंड जेम्स लॉ, द स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी एस फ्रीक्वेंसी, वही फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसीज पर उन्होंने बताया कि जो म्यू एफ टी डी एफ जो होता है वो ये होता है। उनके अकॉर्डिंग क्या था, उनके अकॉर्डिंग ये था कि ए एफ क्यूब ई की पावर माइनस बीटा एफ बाई टी, ये था। लेकिन इनके अकॉर्डिंग क्या था, उन्होंने बोला कि ये नहीं होता है, ये होता है हमारे पास म्यू एफ टी डी एफ इजिकल टू 8 पाई एफ स्क्वायर के बी टी बाई सी की पावर क्यूब इंटू डी एफ, वेयर के क्या था यहाँ पर, के हमारे पास बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट था, जिसकी वैल्यू हमें पता ही होती है सबको, 1.34 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। अभी इस पर ध्यान मत दो, बस यहाँ देखो, ठीक है। तो उन्होंने ये रिलेशन बताया। अब फिर इसको हमने बस लैम्डा में चेंज करके लिखा है, जैसे अब हमें यहाँ पर एफ की जगह क्या डालेंगे, सी वाई लैम्डा डालेंगे, तो सोल्व करने पर ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा म्यू लैम्डा टी डे लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा 4 इंटू डी लैम्डा। सर फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, कोई भी याद रख सकते हो जिसके अकॉर्डिंग, जैसे क्वेश्चन में जो हमसे पूछेगा या जो हमसे थ्योरीज में पूछा गया होगा उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लिखेंगे। या इसको सिंपल हम लिख देते हैं, ई लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा 4, अगर डी लैम्डा नहीं लिखना है तो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला उन्होंने बताया। तो सर क्या ये एकदम ट्रू था, नहीं, ये भी एकदम ट्रू नहीं आया था। इनके अकॉर्डिंग क्या आया था, देखो अब यहाँ पर समझते हैं इस ग्राफ से, इसको बाद में देखेंगे लिमिटेशन को। ये हो गया हमारे पास ग्राफ, ये इस तरीके से, ये हमारे पास आ गया लैम्डा एम। तो जो इस रीजन में तो जो वैलिड कर रहा था वो क्या था हमारे पास, इसको मैं बोल, इधर कौन सा रीजन होता है हमारे पास, अल्ट्रावायलेट, इधर कौन सा होता है हमारे पास, इंफ्रारेड, और बीच में हमारे पास विजिबल, विजिबल रीजन, ठीक है। तो जो अल्ट्रावायलेट रीजन और विजिबल रीजन और इंफ्रारेड रीजन किसके ऊपर होता है, इधर की तरफ वेवलेंथ क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही थी। तो जो वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ के लिए तो ये वैलिड था, कौन सा लो, वीन्स लो। उन्होंने बता दिया कि ये जो लाइन का ग्राफ अबव आ रहा है वो किस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ से ऊपर जाता गया जाता गया जाता गया, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये जो ग्रेजुअली ड्रॉप हुआ उसके बारे में क्या नहीं बता पाए, विंसलो नहीं बता पाए, विंसलो ने कर दिया अपने हाथ खड़े कि इसके बारे में हमें नहीं पता है, किसी और से पूछेगा। अब आए रेलिंसलो, रेलिंसलो से अपनी इक्वेशन दी, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये बताया कि उन्होंने, अब रेलिंस लो के अकॉर्डिंग देखो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसीज और एनर्जी के बीच में, क्योंकि उन्होंने फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन देखा है हमने, वो कुछ तरीके ग्राफ ये आया। तो उन्होंने क्या बताया कि जब तक लोअर फ्रीक्वेंसीज थी, लोअर फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर जब फ्रीक्वेंसीज बढ़ रहा था, लोअर फ्रीक्वेंसीज के लिए ग्राफ बढ़ रहा था, तो वो लोअर फ्रीक्वेंसीज के लिए तो इनका जो रिलेशन था वो क्या था, म्यू एफ टी डी एफ इज इक्वल टू 8 पाई एफ क्यूब बाई सी क्यूब, यही था ना शायद सर, कुछ भी लिखे जा रहे हो क्या, नहीं सही तो है, 8 पाई एफ स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर 8 पाई एफ स्क्वायर के टी अपॉन सी क्यूब इंटू डी एफ। तो ये रिलेशन था। तो इसके अकॉर्डिंग देखो म्यू एनर्जी किसके रेस्पेक्ट होना चाहिए, एफ स्क्वायर, यानी जो म्यू होना चाहिए वो होना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ आना चाहिए था वो ये आना चाहिए था। अब देखो इस ग्राफ को अकॉर्डिंग टू रेलिंग्स लॉ, हमारे पास ये रेलिंग्स लॉ के अकॉर्डिंग ग्राफ है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ये को। तो यहाँ तक तो कुछ रीजन तक तो सही था फ्रीक्वेंसीज के बीच में, फ्रीक्वेंसीज और म्यू के बीच में।
तो ये जो था म्यू जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर था उनके अकॉर्डिंग, अभी हमने देखा रिलेशन में। तो एफ स्क्वायर का ग्राफ आता है कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ उठता हुआ पैराबोलर टाइप, ठीक है। लेकिन हमारे पास रियल ग्राफ क्या था, रियल ग्राफ ये था कि यहाँ से तो ऐसे, फिर उसके बाद ग्रेजुअली ड्रॉप हुआ फ्रिक्वेंसीज हाइयर पर। तो उन्होंने यहाँ तक तो बता दिया कि लोअर फ्रिक्वेंसीज तक तो ये वैलिड था, लेकिन हाइयर फ्रिक्वेंसीज पर ये जो ग्रेजुअली ड्रॉप हुआ वो ये नहीं बता पाए। इसका मतलब क्या, हाइयर फ्रिक्वेंसीज यानी लोअर वेवलेंथ, लोअर फ्रिक्वेंसीज यानी हाइयर वेवलेंथ। तो अब देखते हैं इसको वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में। सर क्या कर रहे हो, सब कुछ खिचड़ी सी लग रहा है। बेटे कुछ भी खिचड़ी नहीं है, बस ध्यान से समझते जाओ, बहुत ही बढ़िया बढ़िया मतलब अच्छे तरीके से समझ में आएगा किस तरीके से इन्होंने साइंटिस्टों में बहस चल रही थी, इसको थोड़ा फील करो। हमारे पास जो इधर इसको यहाँ पर जो थे हमारे पास वीन्स लो, उन्होंने बता दिया कि शॉर्टर वेवलेंथ तक उनका ठीक चल रहा था। शॉर्टर वेवलेंथ यानी कि हाई फ्रिक्वेंसीज, बस वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसीज इसने समझ लिया, उसको ये सब समझ में आ जाएगा। हाई फ्रिक्वेंसीज यानी कि हाई फ्रिक्वेंसीज पर वीन्स लो वैलिड थे। लेकिन ये जो था हमारे पास रेलिंग्स लो, वो क्या नहीं हो पाए, लो फ्रिक्वेंसीज तक वैलिड थे, ये हाई फ्रिक्वेंसीज पर वैलिड नहीं हो पाए। इसका मतलब यहाँ पर रेलिंग्स लो ये किसके लिए वैलिड थे, लो फ्रिक्वेंसीज। लो फ्रिक्वेंसीज यानी कि हमारे पास कौन सी वेवलेंथ, हाई वेवलेंथ। समझ में आया। तो वीन्स लो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए, रेलिंग्स लो लॉन्ग वेवलेंथ के लिए, हाई नहीं लॉन्ग वेवलेंथ के लिए। तो अभी देखो इस ग्राफ को यहाँ पर, अब हम पर देखें ये वाला, यहाँ पर इस रीजन के लिए कौन किसने बता दिया था, इस रीजन के लिए विंसलो वैलिड थे, उसके बाद के रीजन को नहीं बता पाए कि वेवलेंथ बढ़ने पर क्यों ड्रॉप हुआ। इस रीजन के बारे में कि लॉन्गर वेवलेंथ के लिए किसने बता दिया था, हमारे पास रेलिंग्स लो ने बता दिया था। रेलिंग्स लो के अकॉर्डिंग, रेलिंग्स लो का जो फॉर्मूला था वो इसको हमारे पास इसको फॉलो कर रहा था, वो इसको फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है। अब दोनों में ही दोनों ने अलग अलग बता दिया, लेकिन अब इसको पूरा सही करने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या है सब जानते हो, मैक्स प्लैंक। तो मैक्स प्लैंक ने जो फॉर्मूला दिया, जो डेरिवेशन दिया, जो हमारे पास रिलेशन दिया, उन्होंने ये बताया, उन्होंने पूरे ही रीजन के बारे में बता दिया कैसे कैसे ग्राफ में ग्रेजुअली ड्रॉप आ रहा है और कैसे कैसे ग्राफ हमारे पास बढ़ रहा है स्टार्टिंग में वेवलेंथ के साथ साथ। तो रेलिंग्स लो की लिमिटेशन क्या थी वो देखते हैं हमारे पास। A black body is an idealized object which absorbs and emits all wavelengths of frequencies. Although, एक सेकेंड यहाँ पर, although Rayleigh's law works for higher wavelength के लिए वर्क कर रहा था, यानी कि लो फ्रिक्वेंसीज के लिए, बट इट डाइवर्जेस एट एफ स्क्वायर, यानी कि जब एफ स्क्वायर की वैल्यू आती है, सपोज करो 250 हर्ट्ज पर बात हुआ, लेकिन जब इसके स्क्वायर की बात करी, यानी कि फ्रिक्वेंसीज क्या कर दी, बढ़ा दी गई उसके स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, तो जो डाइवर्जेंस था हाई फ्रिक्वेंसीज के लिए, इट डाइवर्जेस एट एफ स्क्वायर, यानी कि एफ स्क्वायर पर ये क्या हो गया, खत्म हो गया। तो डिस डाइवर्जेंस फॉर हाई फ्रिक्वेंसी, जो हाई फ्रिक्वेंसी पर जो डाइवर्जेंस आया, इसको बोलते हैं हम अल्ट्रावोलेट फ्रिक्वेंसीज। इसको नाम क्या दिया गया, अल्ट्रावोलेट कैटास्ट्रोफ। तो हमारे पास ये कहाँ पर फेल हो गए थे, अल्ट्रावोलेट कैटास्ट्रोफ, इनके फील्ड को नाम दिया गया था अल्ट्रावोलेट कैटास्ट्रोफ। तो कई बार पूछ रहा था कि फ्रिक्वेंसीज कहाँ पर आई, तो ऑप्शन में अगर अल्ट्रावोलेट कैटास्ट्रोफ है तो वो किसकी वजह से है, रेलिंग्स लो की वजह से है। क्लियर है यहाँ तक एकदम। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, प्लैंक्स। तो आगे बढ़ने से पहले, प्लैंक्स लो बताने से पहले, चिंकी बोल रही कि सर सब कुछ मैसअप सा लग रहा है, थोड़ा मतलब थोड़ा अच्छे से समझा दीजिए एक बार जल्दी से। तो देखो सिंपल स्टोरी की तरह समझना। स्टोरी बस यहाँ से शुरू होती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से कि कैसे कैसे बॉडी को रेडिएशन इमिट कर रही है। अभी भी हम थोड़ा बहुत क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ही थोड़ा बहुत सोच रहे थे। यहाँ पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या सोच रहे थे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन निकल रही है, ठीक है निकल रही है, क्लियर हुआ यहाँ तक निकल रही है। निकलने के बीच में हमने ग्राफ खींचा, किस किस के बीच में, वेवलेंथ और रेडिएशन इंटेंसिटी के बीच में, ठीक है खींचा। वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आया। अब इस ग्राफ के बारे में इतनी नॉलेज तो मैंने बता दी थी कि यहाँ पर ये ग्राफ में कुछ मैक्सिमम पॉइंट्स आ रहे थे, वो विंड डिस्प्लेसमेंट लो ने बता दिया था, ठीक है सर यहाँ तक क्लियर है। अब विन के बाद विन के अकॉर्डिंग यहाँ से डिस्प्लेसमेंट तो हो गया, लेकिन जो अब एनर्जी के लिए आए हमारे पास, जो एनर्जी का ग्राफ बताया, उसके बाद कौन आया हमारे पास, रेलिंग्स लो आए। और जो विन्स लो था हमारे पास, जो विन्स लो था, विन्स लो कहाँ तक वैलिड था, विन्स लो वैलिड था शॉर्टर वेवलेंथ रीजन के लिए। मतलब क्या सर, ये जो यहाँ पर लैम्डा एम से जो नीचे नीचे वैल्यूज थी आ रही थी, लैम्डा एम से इधर इधर वाली शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब ये कि लैम्डा एम से जो भी छोटी वैल्यूज थी उनके लिए तो हमारे पास वीन डिस्प्लेसमेंट लो वैलिड हो गया था। लेकिन ये बाद में हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट का जो ग्रेजुअली ड्रॉप आया,
इसके बारे में नहीं बता पाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। वीन्स नहीं बता पाए तो फिर वीन्स तो हट गए। अब कौन आ गया हमारे पास, नए साइंटिस्ट आ गए हमारे पास, रेलिंग्स, रेलिंग जीन्स लो, ये दो थे, रेलिंग्स एंड जीन्स। जीन्स वो वाली जीन्स नहीं, नाम है इनका रेलिंग्स एंड जीन्स लो। रेलिंग और जिंसलो ने क्या बताया कि हमारे पास जो ये जो एनर्जी है वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है, यानी कि जैसे फ्रिक्वेंसीज के एफ स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है। लेकिन एफ स्क्वायर पे फ्रिक्वेंसीज के बीच में उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया था, तो फ्रिक्वेंसीज के बीच में ग्राफ इस तरीके से आया था कि ये ग्राफ ऐसे हो रहा था। अगर मैं इसको वेवलेंथ के रीजन में समझाऊं तो यहाँ पर देखो, ये ग्राफ इन्होंने इस तरीके का तो बता दिया था कि यहाँ तक ये ऊपर जा रहा था, ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ का अपोजिट चलते हैं फ्रीक्वेंसी में, वेवलेंथ के अपोजिट, तो ये ग्राफ ठीक है आ गया ऊपर यहाँ तक, तो यहाँ तक ठीक था। लेकिन जैसे ही एफ स्क्वायर पर वैल्यू फ्रीक्वेंसीज और बढ़ी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ी, यानी कि वेवलेंथ की वैल्यू कम हुई, तो वेवलेंथ की वैल्यू कम होने के बाद ग्राफ ऐसा आना चाहिए था, लेकिन इनका ग्राफ तो ऊपर की तरफ ही बढ़ता जा रहा था, नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो रेलिंग्स लोग क्या फेल हो गए, यहाँ पर फेल हो गए। ठीक है, तो यहाँ फेल होने के बाद फिर उनके पास मतलब कि रेलिंग्स लोग कहाँ पर वैलिड थे, हाइयर वेवलेंथ के लिए। तो ये वाला पोर्शन किसने समझा दिया था, हाइयर वेवलेंथ वाला रेलिंग्स लॉ ने समझा दिया था, और ये वाला वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ ने समझा दिया था, वीन्स ने। तो ये वाला साइंटिस्ट ने वीन्स ने बता दिया, इसने बता दिया, लेकिन दोनों ही अलग अलग के लिए बताया था, पूरे के लिए किसी ने नहीं बताया। अब पूरे को समझाने के लिए किसी के तो आना जरूरी था, तो उसके लाया हमारे पास प्लैंक्स। प्लैंक्स ने क्या माना, अभी तक ये जो मानना है, तो जो एनर्जी हो रही है वो उनका मानना था कि रेलिंग्स और ये जो हमारे पास वीन्स थे, जितने साइंटिस्ट थे, ये मान रहे थे जो एनर्जी वो कंटिन्यूसली निकल रही है। वो बोल रहे थे कि एनर्जी कंटिन्यूसली निकल रही है। ये सॉरी, बीच में थोड़ा साउंड आया होगा बैकग्राउंड नॉइज, उसके लिए सॉरी, थोड़ा एडजस्ट कर लेना उसको, वो कुछ पीछे आवाज़ ज़्यादा ही आ रही थी, अब नहीं आएगा वो नॉइज। तो उन्होंने बताया कि जो एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली निकल रही है, किसके अकॉर्डिंग था, ये हमारे पास रेलिंग्स और ये सब वीन साइंटिस्ट मान के चल रहे थे। लेकिन जो प्लैंक्स ने बनाया, प्लैंक्स ने क्या बताया, यहाँ पर यहीं से हमारे पास सब कुछ एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया था। प्लैंक्स ने क्या बताया, प्लैंक्स ने बताया कि जो हमारे पास मैटर या जो भी चीज़ मिलकर बनी है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, और वो पार्टिकल्स क्या करते रहते हैं, ओसिलेट करते रहते हैं। ओसिलेटिंग पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि मैटर जो है वो ओसिलेटिंग पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ओसिलेट का मतलब ऐसे अपनी जगह पर ओसिलेट करते रहते हैं, कुछ इस तरीके से उछलते रहते हैं, अपनी जगह पर फुदकते रहते हैं। ठीक है, जैसे मेंढक फुदकता है। ठीक है, तो ऐसे ही फुदकते रहते हैं पार्टिकल्स। तो जो पार्टिकल फुदकते रहते हैं तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, जो वो एनर्जी जो रिलीज होती है वो एच न्यू का इंटीग्रल वैल्यू के बराबर होती है। यानी कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, ये नहीं कि क्वांटाइज का मतलब ये नहीं कि कुछ भी वैल्यू दे देगा। ये तो सही था, यहाँ तक तो ये भी बोल रहे थे कि सभी फ्रीक्वेंसीज की वेवलेंथ तो निकाल रहा है, ठीक है, यहाँ भी प्लैंक्स ने बोला कि हाँ सभी फ्रीक्वेंसीज की हमारे पास रेडिएशन निकाल रहा है। लेकिन वो बोल रहे थे कि जो एनर्जी है वो फिक्स्ड है, यानी क्वांटाइज्ड है एनर्जी, कि इतनी ही इंटीग्रल वैल्यू के बराबर होगी, एच न्यू के इंटीग्रल वैल्यू के बराबर एनर्जी निकलेगी। तो उन्होंने ये बताया, ये प्रूफ होने के बाद हमारे पास इन्होंने फिर बताया कि रेडिएशन कैसे निकल रही है। समझ में आया, प्लैंक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, कहाँ पर उन्होंने गलती की थी, बस इनके अकॉर्डिंग क्या था कि एनर्जी पर गलती कर दी थी, कि वो एनर्जी वो क्या लेकर चल रहे थे, कंटिन्यूस लेकर चल रहे थे। तो उन्होंने बताया कि एनर्जी कंटिन्यूस नहीं है, वो ऑसिलेटिंग पार्टिकल होते हैं, और हर एक ऑसिलेटिंग पार्टिकल कुछ इस तरीके से अपनी एनर्जी को शो करता है कि एन एच न्यू इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है किसी भी एनर्जी। वेयर एच क्या होता था उनका, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट था 6.634, जिसकी वैल्यू बहुत ही कम होती थी, -34 जूल पर सेकेंड। इससे छोटी वैल्यू है ही नहीं अभी तक भी, 6.634 इंटू 10⁻34। आप एवोगाड्रोस नंबर को देख लो, वो भी हमारे पास 10⁻23 तक होता है, माइनस शायद ये 23 तक था शायद, केमिस्ट्री में पता नहीं, -23 या 24 कुछ इस तरीके से ही है, लेकिन इससे छोटी वैल्यू नहीं है हमारे पास। अभी हमने देखा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वो भी कहाँ तक था, 1.38 इंटू 10⁻23, तो ये 22 था शायद। यहाँ पे पता नहीं, मैं ये मत बोलना ना सर आपको ये भी नहीं पता, नहीं पता तो मिस हो गया माइंड से, लेकिन 1.28 10⁻3, तो ये भी यहाँ तक था। लेकिन 6h की वैल्यू बहुत ही छोटी थी, उन्होंने इतनी छोटी वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया था। इससे छोटी वैल्यू अभी तक किसी भी कॉन्स्टेंट की नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, तो ये हो गया जूल पर सेकेंड। अब एनर्जी इक्वल टू एन एच न्यू बताया कि एनर्जी इस पर बेसिस है, इसी के बेसिस पर उन्होंने आगे बताया कि हमारे पास जो वाइब्रेटिंग ऑसिलेटर है वो एक पार्टिकल की एनर्जी ये हो सकती है। तो उन्होंने फिर निकाली एवरेज एनर्जी,
फिर उस एवरेज एनर्जी से हमने क्या निकाला, फिर हमने एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी म्यू एफ टी की वैल्यू निकाली, जो ये सब निकाल रहे थे साइंटिस्ट। तो उन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग फिर इससे मैच किया, तो ये जो हमारे पास प्लैंक्स ने एनर्जी निकाली थी वो बिल्कुल एकदम उस कर्व को फिट हो गई, यानी पूरे रीजन को बता पाया उन्होंने। तो इसको देखते हैं पहले हम क्या क्या बताया उन्होंने। सबसे पहले मैक्स प्लैंक्स, ये क्या रह गया यहाँ पे, मैक्स प्लैंक्स कॉन्सेप्ट अबाउट रेडिएशन, कॉन्सेप्ट अबाउट रेडिएशन। तो वही कुछ लिखा है जो मैंने बताया अभी कि इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ द बॉडी रेडिएशन कर्व, जो हमारे पास कर्व आया था उसकी बताने के लिए मैक्स प्लैंक ने एक क्वांटम थ्योरी प्रपोज करी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मैटर इज कंपोज्ड ए लार्ज नंबर ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, बस ये याद रखना कि लार्ज नंबर ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल विच वाइब्रेट्स विद डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, अलग अलग फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही थी। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी द पार्टिकल्स कैन हैव एनी वैल्यूज ऑफ फ्रिक्वेंसी और एनर्जी, यानी एनर्जी कुछ भी वैल्यू हो सकती थी, लेकिन यहाँ क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग द एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल क्या है, इज क्वांटाइज्ड, वो क्वांटाइज्ड है, इधर उधर बिखरी हुई नहीं है, फिक्स है क्या है, और वो क्या है, द ऑसिलेटिंग पार्टिकल कैन नॉट हैव एनी एनर्जी, कोई भी एनर्जी नहीं हो सकती, बस उसी एनर्जी के बराबर होगी जो इससे की जाएगी, एन एच न्यू, वेयर एन क्या है यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है कोई भी वैल्यू। प्लैंक्स कांस्टेंट, एच की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 6.634 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, ठीक है, जूल पर सेकेंड है, जूल सेकेंड होगा, जूल पर सेकेंड ही होगा, 6.934 जूल, और यहाँ पर सेकेंड होता है जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड नहीं जूल सेकेंड होगा, क्योंकि यहाँ से इधर जाएगा आवर्तिक पर सेकेंड होता है, जूल सेकेंड, शायद मैंने पीछे भी गलत बता दिया, यहाँ पर ये जूल सेकेंड होगी इसकी यूनिट, जूल सेकेंड, ठीक है। तो एच की वैल्यू क्या होगी 6.634 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड है जूल सेकेंड, वो बोलते बोलते निकले जैसे जूल पर केल्विन की वजह से, तो ये जूल सेकेंड होती है। तो इतना होने के बाद, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पर है, इसका मतलब अगर हमारे पार्टिकल को वाइब्रेट नहीं कर रहा है, इफ पार्टिकल इज नॉट वाइब्रेटिंग या नॉट ऑसिलेटिंग, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। अब सपोज करो उसकी एनर्जी वो क्या हुआ, फर्स्ट क्वांटम स्टेट पे चला जाता है, जीरो से फर्स्ट क्वांटम स्टेट में चला जाता है, तो कितने का चेंज हुआ, डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी 1, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी फिर E इज इक्वल टू डेल्टा एन, यानी एन की वैल्यू 1 एच न्यू, तो उसकी एनर्जी ये होगी क्वांटम स्टेट की, ठीक है, तो E इज इक्वल टू एच न्यू। तो उन्होंने ये बताया कि हर एक क्वांटम, फिर एन इज इक्वल टू 1 से दूसरी क्वांटम स्टेट में जाएगा तो क्या हो जाएगी 2h न्यू, फिर 3h न्यू। तो इस तरीके से उन्होंने इस बहुत सारे ऑसिलेटिंग पार्टिकल की एनर्जी निकाली, फिर उसकी एवरेज एनर्जी निकाली। एवरेज एनर्जी जो आई थी वो आई थी E इज इक्वल टू 1/e की पावर sc अपॉन एच न्यू अपॉन था, एच न्यू अपॉन लैम्डा, यहाँ पर हो जाएगा एच न्यू अपॉन के टी माइनस, ये क्या थी, ये एवरेज एनर्जी निकाली। कल हम क्या काम करेंगे, इसका डेरिवेशन देखेंगे और प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला का डेरिवेशन देखने वाले हैं। ये डेरिवेशन ये फॉर्मूला याद रखें कि एवरेज एनर्जी क्या होता है, इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी -1, -1 अलग है, इसके साथ नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास आ गई एवरेज एनर्जी, ये बताई थी उन्होंने ऑसिलेटिंग पार्टिकल। सर क्या है ये ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स, तो इसको हम कल डिटेल में सोचेंगे, क्योंकि आज हमारे पास थोड़ा टाइम भी कम है, और मतलब टाइम ज़्यादा हो गया है, ये 43 मिनट की अब लगभग वीडियो बन गई है, तो ज़्यादा बोर ना करते हो यार, खिचड़ी सी पक गई है शायद ज़्यादा, इसलिए जब कुछ मिक्सअप हो जाएगा, बस आपको क्या सिंपल याद रखना है, तो पहले इसको देखो। सो वाइब्रेटिंग पार्टिकल डज नॉट रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूसली बट डिस्कंटिन्यूसली, ये तो हमने बता दिया है, तो ये कुछ है नहीं। देखो कल हम क्या पढ़ने वाले, कल हम पढ़ेंगे प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला, जो है हमारे पास म्यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8πsc अपॉन लैम्डा की पावर 5 ई एस सी अपॉन लैम्डा के टी -1। तो इसका कल हम डेरिवेशन देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन देखने से पहले हमें ये फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, ये जो हमारे पास एवरेज एनर्जी थी वो क्या होती है, एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी -1। जब ये निकल जाएगा फिर हमारे पास ये फॉर्मूला इससे ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। तो प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला कल हम देखेंगे। इसके बाद तो चिंकी समझ में आया, चिंकी बोले से थोड़ा बहुत समझ में आ गया, और एक बार वो खुद से पढ़ेगी तो समझ में आ जाएगा। देखो बहुत ही सब चीज़ कनेक्टेड है एक दूसरे से, सब जब तुम इसको पूरा दोबारा से पढ़ोगे, कल का लेक्चर और आज का लेक्चर देखोगे तो एकदम क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। ये मत सोचना सर बोरिंग सा लग रहा है,
बोरिंग सा नहीं है, बस थोड़ा थ्योरेटिकल है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए ऐसा हो सकता है। एक बार खुद से पढ़ो, एक बार वीडियो लेक्चर को देखो, नहीं समझ में आ रहा है फिर दोबारा देखो, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए सब कुछ। तो आज की समरी क्या थी? समरी में हम बोल सकते हैं कि हमारे पास हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के किसने लो दिए थे हमारे पास? लोज पढ़े हमारे पास, क्या है क्या उसके बीच में करवाया, करवाने के बाद सबसे पहले विंड डिस्प्लेसमेंट लो आया, फिर रेलिंग्स लो आया। विंड डिस्प्लेसमेंट लो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए वैलिड था और ये हायर वेवलेंथ के लिए वैलिड था, हायर वेवलेंथ के लिए। और इन दोनों को वैलिड करने का रीजन क्या था कि इन्होंने क्या माना था, हमारे पास एनर्जी क्या होती है, वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इसको सोल्व करने के लिए कौन आ गया हमारे पास? प्लांक्स भाई साहब आ गए। और प्लांक्स भाई साहब के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, उनका इंटरव्यू कर लेंगे। आज हमने किस किसका इंटरव्यू ले लिया? आज हमने इंटरव्यू ले लिया वीन सर का ले लिया, रेलिंग सर का ले लिया है। तो इनका इंटरव्यू में दोनों इंटरव्यू बस कुछ ही अपने थोड़े कॉन्सेप्ट तक फॉलो हो पाए, फिर बाद में इन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। अब प्लैंक जो है इनके पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने वाले हैं। तो कल हम देखेंगे कैसे पूरे बॉडी, ये जो कर्व आया है, ये कर्व किस तरीके से ये रीजन में वैलिड होता है, कैसे कैसे इसके मतलब हायर वेवलेंथ के लिए कैसे काम करता है, लोअर वेवलेंथ के लिए कैसे काम करता है। तो इन दोनों को भी प्लैंक्स ने इन दोनों को भी बताया है अपने फॉर्मूले से कि इन दोनों को हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि दोनों ये भी सही है अपने अपने के लिए, कि शॉर्टर वेवलेंथ के लिए अपने तरीका सही बता रहे हैं, हायर वेवलेंथ के लिए अपना तरीका सही बता रहे हैं। तो हम कल क्या पढ़ने वाले? कल हम प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला देखेंगे, फिर उसके प्लैंक्स लॉ से इन दोनों लॉज का डेरिवेशन देखेंगे, वीन्स लॉ और रेलिंग्स लॉ कैसे होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक बचेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो अलग टॉपिक हो जाएगा बिल्कुल। तो कल हमारे पास ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जितना भी सब कॉन्सेप्ट आपस में इंटर रिलेटेड है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू, पढ़ते रहो। और चिंकी बोल रही कि चिंकी अब से छुट्टी नहीं करेगी, चिंकी ने भी सॉरी भी बोला है, तो छुट्टी भी नहीं करने वाली और अपना वैसे लेक्चर डेली टाइम से देखेगी। ओके बाय।